जय हिंद एंड वेलकम टू जियोपॉलिटिक्स इन व्यू। तो देखते हैं आज का टॉपिक। आपको पता होगा चाइना ने पिछले 10 सालों में पाकिस्तान में सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर लगभग $60 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्ट किया है। इस प्रोजेक्ट की वजह से चाइना को पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक डायरेक्ट एक्सेस मिल गया। लेकिन अब चाइना की नजर सिर्फ इंडिया के वेस्ट पर नहीं बल्कि इंडिया के ईस्ट पर भी है। कई रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग चाइना ने बांग्लादेश को एक नया चाइना म्यांमार बांग्लादेश इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने का प्रपोजल दिया है। अगर ये प्रोजेक्ट फ्यूचर में सक्सेसफुल होता है तो चाइना को बे ऑफ बंगाल तक एक और लैंड रूट मिल सकता है। और सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक इकोनॉमिक प्रोजेक्ट है या फिर चाइना साउथ एशिया में अपना स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस और भी बढ़ाना चाहता है। देखते हैं पूरी अपडेट क्या है। तो हाल ही में बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान चाइना के दौरे पर गए थे। इसी विजिट के दौरान चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग ने बांग्लादेश के सामने एक नया प्रपोजल रखा, चाइना म्यांमार बांग्लादेश इकोनॉमिक कॉरिडोर, यानी चाइना के युवान प्रोविंस को म्यांमार के थ्रू बांग्लादेश से कनेक्ट करना, यानी रोड, रेलवेज, पोर्ट्स और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। चाइना चाहता है कि उसके ट्रक्स, ट्रेन्स और कार्गो फ्यूचर में म्यांमार के रास्ते बांग्लादेश तक पहुंच सके। ऑफिशियली इस प्रोजेक्ट को ट्रेड और कनेक्टिविटी बढ़ाने वाला प्रोजेक्ट बताया जा रहा है। बांग्लादेश का कहना है कि इससे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, पोर्ट्स मॉडर्न होंगे, ट्रेड इंक्रीज होगा और बांग्लादेश साउथ एशिया का एक इंपॉर्टेंट लॉजिस्टिक हब बन सकता है। लेकिन जियोपॉलिटिक्स में अक्सर जो दिखता है स्टोरी उससे कई ज्यादा बड़ी होती है। अब एक टर्म बार बार यूज होता है, इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसे सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। मान लीजिए दो कंट्रीज के बीच सिर्फ एक रोड बना दी जाए, क्या ये इकोनॉमिक कॉरिडोर होगा? नहीं, ये इकोनॉमिक कॉरिडोर नहीं होगा। इकोनॉमिक कॉरिडोर उससे कई बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसमें हाईवेज बनते हैं, रेलवेज लाइन बनती हैं, इंडस्ट्रियल जोन डेवलप किए जाते हैं, पोर्ट्स मॉडर्नाइज होते हैं, पावर प्रोजेक्ट्स लगते हैं और कई बार स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी स्टेब्लिश किए जाते हैं। यानी सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं, पूरा इकोनॉमिक इकोसिस्टम डेवलप किया जाता है ट्रेड के पर्सपेक्टिव से। इसी वजह से चाइना दुनिया के कई देशों में इकोनॉमिक कॉरिडोर्स बना रहा है, क्योंकि जहां इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वहां ट्रेड भी बढ़ता है और इन्फ्लुएंस तो बढ़ता ही है। और चाइना इसी तरीके से अफ्रीका में भी अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। अब सवाल ये आता है कि चाइना पहले से ही सीपेक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, फिर एक और कॉरिडोर क्यों? सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये प्रोजेक्ट चाइना के सिंजियांग प्रोविंस को पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से कनेक्ट करता है और इसके जरिए चाइना को अरेबियन सी तक का डायरेक्ट एक्सेस मिलता है। लेकिन भारत शुरू से ही सीपेक का ऑफिशियल बॉयकॉट करता आया है, क्योंकि सीपेक का रूट गिलगिट बाल्टिस्तान से गुजरता है, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का हिस्सा है। और क्योंकि गिलगिट बाल्टिस्तान वाले रीजन पर पाकिस्तान ने गैर कानूनी कब्जा किया हुआ है, तो इंडिया सीपेक का ऑफिशियली बॉयकॉट करता रहा है हमेशा से, क्योंकि पीओके इंडिया का अभिन्न अंग है और पीओके में किसी और भी कंट्री की कोई डेवलपमेंट ठीक नहीं है बिना इंडिया की मंजूरी के, या फिर जब तक ये इशू सॉल्व नहीं हो जाता। और इतना ही नहीं, सीपेक से जुड़ा रूट सक्शगाम वैली के पास से भी निकलता है। ये वो इलाका है जिसे पाकिस्तान ने 1963 में इलीगल बाउंड्री एग्रीमेंट के तहत चाइना को दे दिया था, लेकिन भारत इस एग्रीमेंट को भी नहीं मानता। और इन्हीं कारणों की वजह से इंडिया का कहना है कि सीपेक सिर्फ एक इकोनॉमिक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि भारत की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का भी मुद्दा है। और सीपेक इंडिया के पार्ट्स में नहीं बनना चाहिए, चाहे वो अभी इंडिया के पास है या नहीं। और सीपेक को लेकर केवल इंडिया ही नहीं, पाकिस्तान का एक प्रोविंस बलोचिस्तान भी प्रोटेस्ट करता रहता है। बलोचिस्तान के लोकल लोगों को कहना है कि उनकी जमीन और नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन उस डेवलपमेंट का असली फायदा उन्हें नहीं मिल रहा, वो कहीं और जा रहा है। ये एक रीजन है कि चाइना और भी अल्टरनेटिव्स देख रहा है इंडियन ओशन के एक्सेस के लिए। और अगर आप एशिया का मैप देखें तो चाइना का वेस्टर्न रीजन समुद्र से काफी दूर है। इसी वजह से चाइना कई सालों से अल्टरनेटिव ट्रेड रूट्स डेवलप कर रहा है। सबसे पहले पाकिस्तान के थ्रू सीपेक और अब बांग्लादेश और म्यांमार के थ्रू एक और पॉसिबल रूट। यानी चाइना एक ही रूट पर डिपेंड नहीं रहना चाहता, क्योंकि अगर फ्यूचर में किसी वजह से एक रूट ब्लॉक हो जाए तो उसके पास दूसरा ऑप्शन होना चाहिए। इसी स्ट्रेटेजी को चाइना पिछले कई सालों से फॉलो कर रहा है। अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग चीज समझिए, चाइना म्यांमार बांग्लादेश इकोनॉमिक कॉरिडोर ये आइडिया बिल्कुल नया नहीं है। इससे पहले भी एक प्रोजेक्ट प्रपोज हुआ था जिसका नाम था BCIM कॉरिडोर, यानी बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार कॉरिडोर। इस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव था कि चारों कंट्रीज को रोड और रेलवेज नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट करना। शुरुआत में इंडिया भी डिस्कशन का हिस्सा था, लेकिन धीरे धीरे इंडिया ने इस प्रोजेक्ट से डिस्टेंस बनाना शुरू कर दिया और फिर ये प्रोजेक्ट कभी आगे नहीं बढ़ा। चाइना ने भी इस प्रोजेक्ट पर उतना ध्यान नहीं दिया और बाद में उन्होंने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को एग्रेसिवली पुश करना शुरू कर दिया। इंडिया ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ज्वाइन नहीं किया। रीजन सिंपल था, इंडिया का मानना था कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक मेजर प्रोजेक्ट यानी सीपेक पीओके से गुजरता है। इसी वजह से BCIM धीरे धीरे खत्म हो गया। लेकिन अब चाइना ने एक नया फॉर्मूला निकाला है, इंडिया को हटा दो।
सिर्फ चाइना, म्यांमार और बांग्लादेश, यानी BCIM की जगह अब केवल 3 कंट्री होंगे। अब एक सवाल ये भी आता है कि चाइना को बे ऑफ बंगाल तक पहुंचने की जरूरत ही क्यों है, उसके पास तो पूरा साउथ चाइना सी पड़ा है। इसका जवाब समझने के लिए हमें मलक्का डायलेमा समझना होगा। आज चाइना की इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा इंटरनेशनल ट्रेड पर डिपेंड करता है। चाइना तेल, गैस और रॉ मटेरियल्स का बहुत बड़ा इंपोर्टर भी है। इनमें से ज्यादातर कार्गो शिप स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होकर गुजरती हैं। ये मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच एक बहुत ही नैरो सी रूट है और दुनिया का सबसे बिजी मैरीटाइम चेक पॉइंट्स में से एक माना जाता है। मान लीजिए आपके घर के बाहर निकलने का सिर्फ एक ही गेट हो और किसी दिन वही गेट बंद हो जाए तो आप बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। चाइना के लिए स्ट्रेट ऑफ मलक्का कुछ ऐसा ही है। इसी वजह से चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग भी कई बार मलक्का डायलेमा का जिक्र कर चुके हैं। चाइना को डर रहता है कि अगर फ्यूचर में किसी कॉन्फ्लिक्ट के दौरान ये रूट डिसरप्ट हो गया तो उसकी एनर्जी सप्लाई और ट्रेड दोनों प्रभावित हो सकते हैं। इसीलिए चाइना अल्टरनेटिव्स रूट डेवलप कर रहा है, एक पाकिस्तान के थ्रू और अब एक वो चाहता है बांग्लादेश और म्यांमार के थ्रू। अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो पिछले कुछ सालों में बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में काफी बदलाव देखने को मिले हैं। शेख हसीना के बाद बांग्लादेश की फॉरेन पॉलिसी का बैलेंस बदलता हुआ नजर आ रहा है। इंटरिम गवर्नमेंट के दौरान मोहम्मद यूनिस की लीडरशिप में कई प्रोजेक्ट की रिव्यू प्रोसेस शुरू हुई थी। इसी दौरान मोंगला पोर्ट के पास इंडिया बैक्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन को भी प्रोजेक्ट लिस्ट से हटा दिया गया और चाइना के साथ नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन पर बातचीत तेजी हुई। मतलब जिस एरिया में पहले इंडिया इन्वेस्टमेंट करने वाला था, अब उसी एरिया में इंडिया नहीं चाइना इन्वेस्टमेंट करेगा। शेख हसीना के दौरान भारत और बांग्लादेश के रिलेशन अपने सबसे मजबूत दौर में थे। सिक्योरिटी कॉपरेशन से लेकर कनेक्टिविटी और बॉर्डर मैनेजमेंट तक दोनों देशों ने मिलकर काम किया। लेकिन 2024 के पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बाद बांग्लादेश की फॉरेन पॉलिसी में एक नोटिसेबल शिफ्ट देखने को मिला। बांग्लादेश ने चाइना के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट और स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेशन को लेकर एंगेजमेंट बढ़ा दिया। यूनुस के बाद बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बने तारिक रहमान और वो भी चाइना के साथ इकोनॉमिक एंगेजमेंट को एक्टिवली पुश करते नजर आ रहे हैं। उनकी चाइना विजिट के दौरान इसी नए चाइना म्यांमार बांग्लादेश इकोनॉमिक कॉरिडोर का प्रपोजल सामने आया और इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट और इन्वेस्टमेंट पर भी डिस्कशन हुए। बांग्लादेश इस प्रोजेक्ट को मेनली इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहा है। अगर बांग्लादेश को चाइनीज इन्वेस्टमेंट मिलेगी तो उनके रोड, रेलवेज और पोर्ट्स ये इंप्रूव हो सकते हैं और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ सकती है। लॉजिस्टिक सेक्टर डेवलप हो सकता है और बांग्लादेश साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के बीच एक इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट हब बनने की कोशिश कर सकता है। यही वजह है कि बांग्लादेश इस प्रपोजल को सिर्फ सिक्योरिटी के नजरिए से नहीं बल्कि इकोनॉमिक ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से भी देख रहा है। लेकिन यहीं पर एक बड़ा ऑब्स्टेकल भी है। इस पूरे प्रोजेक्ट का सबसे वीक लिंक म्यांमार। पेपर पर मैप देखने से लगता है कि रोड बनाना आसान होगा, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग है। म्यांमार पिछले कई सालों से सिविल वॉर और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का सामना कर रहा है। कई स्ट्रेटेजिक एरियाज में मिलिट्री का इफेक्टिव कंट्रोल भी कमजोर हुआ है और प्रपोज्ड कॉरिडोर को भी इन्हीं कॉन्फ्लिक्ट प्रोन रीजन से गुजरना पड़ेगा। यानी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले सिक्योरिटी एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी, तभी रोड्स और रेलवेज रियलिस्टिकली बन पाएंगे, जो अभी के लिए तो मुश्किल दिख रहा है। और इसी वजह से बहुत से एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये प्रोजेक्ट फिलहाल तो नहीं बन पाएगा। यानी प्रोजेक्ट का अनाउंस होना और सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाना, दोनों में बहुत डिफरेंस है। अब देखते हैं इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इंडिया के सिक्योरिटी कंसर्न्स। इंडिया को इस प्रपोजल पर इतना ध्यान क्यों देना चाहिए? ये तो सिर्फ एक प्रपोजल ही है और प्रपोजल का मतलब ये भी नहीं कि कल से कंस्ट्रक्शन चालू हो जाएगा। ध्यान देना इसलिए जरूरी है क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में कई बार प्रोजेक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है उनके पीछे की स्ट्रेटेजी। और चाइना की स्ट्रेटेजी का पैटर्न पिछले कई सालों में काफी क्लियर नजर आता है। पहले पाकिस्तान में सीपैक, अब बांग्लादेश के साथ नया कॉरिडोर। यानी चाइना धीरे धीरे इंडियन ओशन रीजन और बे ऑफ बंगाल के आसपास अपनी इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस बढ़ा रहा है। कई स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब किसी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट्स और लॉजिस्टिक नेटवर्क में इन्फ्लुएंस बढ़ता है तो उसका जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी बढ़ने लगता है। इसी वजह से इंडिया इन डेवलपमेंट्स को सिर्फ ट्रेड प्रोजेक्ट के रूप में नहीं देखता। इंडियन स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव से देखें तो बे ऑफ बंगाल भारत की मैरीटाइम सिक्योरिटी का कोर रीजन है। यही वजह है कि चाइना का इस रीजन में बढ़ता हुआ इकोनॉमिक, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैरीटाइम फुटप्रिंट इंडिया में डायरेक्ट स्ट्रेटेजिक चैलेंज के रूप में देखा जाता है। कई इंडियन डिफेंस एक्सपर्ट और स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट का मानना है कि चाइना पोर्ट्स, इकोनॉमिक कॉरिडोर्स और लॉजिस्टिक हब्स के जरिए धीरे धीरे इंडियन ओशन रीजन में अपनी लॉन्ग टर्म प्रेजेंस को मजबूत कर रहा है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में एनालिस्ट स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटेजी का जिक्र करते हैं। इस थ्योरी के मुताबिक चाइना पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट, श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट, म्यांमार के चाउकपियू पोर्ट और बांग्लादेश जैसे प्रोजेक्ट के जरिए भारत के आसपास स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक नेटवर्क डेवलप कर रहा है। कई इंडियन एनालिस्ट का ये मानना है कि अगर ये पैटर्न आगे भी जारी रहा तो फ्यूचर में चाइना को इंडियन ओशन रीजन में ज्यादा स्ट्रेटेजिक लेवरेज मिल सकती है और भारत के मैरीटाइम इंटरेस्ट पर प्रेशर बढ़ सकता है। इसी वजह से इंडिया बे ऑफ बंगाल में चाइना के हर बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को सिर्फ कमर्शियली इन्वेस्टमेंट के रूप में नहीं देखता
बल्कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक कंपटीशन के पर्सपेक्टिव से भी देखता है। अब यहाँ आपने एक टर्म सुना, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटेजी। इसे सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। मान लीजिए एक माला है जिसमें एक के बाद एक मोती लगे हुए हैं। चाइना भी कुछ इसी तरीके से एक माला की तरह इंडियन ओशन में अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है। इंडियन ओशन के आसपास एक के बाद एक पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और लॉजिस्टिक हब्स डेवलप कर रहा है, जैसे पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट, श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट, म्यांमार में चाउकप्यू पोर्ट और जिबूटी में चाइना का पहला ओवरसीज मिलिट्री बेस, और अब बांग्लादेश के साथ नई इकोनॉमिक कॉरिडोर और पोर्ट्स की बातें। जब इन सब लोकेशंस को मैप पर देखा जाता है तो ये एक माला के मोतियों की तरह नजर आते हैं। इसी वजह से कुछ स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स ने इस थ्योरी को स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटेजी नाम दिया। चाइना का कहना है कि ये सब प्रोजेक्ट सिर्फ ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए है, लेकिन इंडिया, अमेरिका के कई डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब किसी देश का इन्फ्लुएंस पोर्ट्स, लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बढ़ता है तो फ्यूचर में उसका स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री इंपॉर्टेंस भी बढ़ सकता है। इसी वजह से इंडिया इन प्रोजेक्ट्स को सिर्फ इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स के रूप में नहीं देखता, बल्कि लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से भी एनालाइज करता है। अब यहाँ पर एक सवाल सोशल मीडिया पर भी बहुत पूछा जाता है, क्या चाइना इंडिया को ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ से घेरना चाहता है? इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट और स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट का मानना है कि चाइना धीरे धीरे इंडिया को ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ से स्ट्रेटेजिकली एनसर्कल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन साथ ही ये कहना भी सही नहीं होगा कि चाइना ने इंडिया को कंप्लीटली सराउंड कर दिया है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि म्यांमार की सिचुएशन अभी भी अनस्टेबल है और बांग्लादेश कॉरिडोर वाला प्रोजेक्ट अभी भी प्रपोजल स्टेज में ही है, वो अभी फाइनल नहीं हुआ है। अब एक सवाल और सामने आता है, क्या इंडिया सिर्फ चाइना के प्रोजेक्ट्स को देख रहा है और खुद कुछ नहीं कर रहा? जवाब है नहीं। इंडिया भी पिछले कई सालों से अपनी कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव है इंडिया के कोलकाता पोर्ट को म्यांमार के सिटवे पोर्ट से कनेक्ट करना, उसके बाद वाटरवेज और रोड्स के थ्रू इंडिया के नॉर्थ ईस्ट, खासकर मिजोरम तक डायरेक्ट कनेक्टिविटी स्टेब्लिश करना। मतलब जहां चाइना म्यांमार के थ्रू बे ऑफ बंगाल तक पहुंच बनाना चाहता है, वहीं इंडिया म्यांमार के थ्रू अपने नॉर्थ ईस्ट को बे ऑफ बंगाल से और बेहतर तरीके से कनेक्ट करना चाहता है। यानी साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में कनेक्टिविटी की ये रेस सिर्फ चाइना की नहीं, इंडिया भी अपनी तरफ से एक्टिवली काम कर रहा है। अब देखो, मुझे लगता है कि इस पूरे न्यूज़ का सबसे इंपॉर्टेंट टेकअवे ये नहीं है कि नया कॉरिडोर अनाउंस हुआ है। असली बात यह है कि चाइना लगातार अल्टरनेटिव कनेक्टिविटी रूट्स डेवलप करने की स्ट्रेटेजी पर काम कर रहा है। एक तरफ पाकिस्तान के थ्रू अरेबियन सी और दूसरी तरफ म्यांमार और बांग्लादेश के थ्रू बे ऑफ बंगाल। यानी चाइना अपने ट्रेड रूट्स को डाइवर्सिफाई करना चाहता है और साउथ एशिया में अपनी लॉन्ग टर्म प्रेजेंस को मजबूत बनाना चाहता है। इंडिया के लिए चैलेंज ये नहीं है कि हम चाइना को कैसे रोकें इंडियन ओशन में आने से। चैलेंज ये है कि इंडिया अपनी कनेक्टिविटी, अपने पोर्ट्स और अपने रीजनल पार्टनरशिप को कितनी तेजी से मजबूत करता है। क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में सिर्फ दूसरे देश क्या कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं होता, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप उसका जवाब किस स्ट्रेटेजी से देते हैं। इंडिया कनेक्टिविटी और रीजनल पार्टनरशिप के थ्रू अपनी पोजीशन मजबूत कर रहा है और बांग्लादेश, म्यांमार जैसे कंट्रीज दोनों तरफ के इन्वेस्टमेंट्स का मैक्सिमम बेनिफिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे उन्हें चाइना से आए या फिर इंडिया से। अगर उनके फायदे का है तो वो किसी का भी साथ देने को तैयार रहेंगे। और जियोपॉलिटिक्स में होता भी यही है, कंट्रीज के इंटरेस्ट पहले आते हैं। अब आपकी क्या राय है, क्या चाइना का ये नया कॉरिडोर सिर्फ एक इकोनॉमिक प्रोजेक्ट है या फिर साउथ एशिया में चाइना की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का हिस्सा है? आप अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।